नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इंडो जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई सारे एग्जाम्स में प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन और प्रोटोकॉल से संबंधित कई सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं। और हम क्या करते हैं, जीएस के अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी और कुछ जियोग्राफी के टॉपिक्स को पढ़ के समझ लेते हैं कि हमारी जीएस अब कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत पर्यावरण सम्मेलन और प्रोटोकॉल से संबंधित प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में हर साल पूछे जा रहे हैं और 90% स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि मान लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन अगर आपने छोड़ा तो आप करीब 1 लाख बच्चों से पीछे हो जाएंगे। 1 लाख बच्चों से पीछे होने का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि आपका सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाता है। तो 1 नंबर की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप चाहते हैं कि वो 1 नंबर आपका नहीं जाए या 2 नंबर आपके नहीं जाएं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैंने ये सारे टॉपिक सीक्वेंस के हिसाब से डिसाइड किए हैं और सीक्वेंस वाइज ही हम इन सब चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहला यहाँ पर समझिए, पहला जो पर्यावरण सम्मेलन है रामसर कन्वेंशन 1971। रामसर कन्वेंशन अर्धभूमियों, वेटलैंड्स जिन्हें कहा जाता है, उनके संरक्षण के लिए की गई पहली आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड्स के नाम से भी जानते हैं, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। अब बात करें कि रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक जगह पड़ती है रामसर, रामसर नामक शहर है, वहाँ पर इसमें साइन किए गए थे 2 फरवरी 1971 को। इसी वजह से हम हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। अब ये जो रामसर कन्वेंशन है ये कब से लागू होता है, तो 21 दिसंबर 1975 से ये लागू होता है। इसका उद्देश्य क्या था? दुनिया भर में आर्द्रभूमि के नुकसान को रोकना और उनके संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, वाइज यूज़, इसको बढ़ावा देना। बात करें इंडिया की, तो इंडिया इस संधि का हिस्सा जो है 1 फरवरी 1982 को बन गया था। भारत के अंतर्गत मई 2026 तक कितनी रामसर साइट्स हैं, तो अब तक जो है 99 रामसर साइट्स हो चुकी हैं इंडिया के अंतर्गत, जो एशिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाती हैं रामसर साइट। टोटल रामसर साइट 99। अगर हम बात करें कि 99वें नंबर का रामसर स्थल कौन सा है, तो सेखा झील पक्षी अभयारण्य है, जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। इसे 2026 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। इसके बाद से ये भारत का 99वां रामसर स्थल बन गया है। अब वेटलैंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि वेटलैंड किसे कहते हैं, आर्द्रभूमि क्या है। रामसर कन्वेंशन में इसकी परिभाषा दी कि दलदल, झीलें, नदियाँ, मैंग्रोव और यहाँ तक कि वे तटीय क्षेत्र भी आर्द्रभूमि हैं जहाँ कम ज्वार के समय पानी की गहराई 6 मीटर से अधिक न हो। तो ये क्या है, वेटलैंड्स कहते हैं हम इन चीज़ों को, वेटलैंड्स कहा जाता है। प्रमुख नए नाम जो 2025-26 में जोड़े गए, जैसे कि गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, ये बिहार का है उदयपुर झील। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में 2026 में जोड़ा गया, जो एटा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है। अब अगर हम बात करें कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो चिल्का झील ओडिशा के अंतर्गत जो है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, इन दोनों को संयुक्त रूप से 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था और ये भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में दोनों जाने जाते हैं। विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कोबार्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है। 1974 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया, जो कि विश्व का पहला रामसर स्थल है। अब हम बात करेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन की। हमने 1971 में रामसर कन्वेंशन देखा, जो कहाँ पर हुआ था, ईरान के अंतर्गत हुआ, ईरान के रामसर शहर में। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में होता है, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 है, एक इसी नाम से है स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो 2001 में होता है। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, सम्मेलन 1972 में और कन्वेंशन 2001 में। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन था, मानव पर्यावरण पर। और स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों, जिन्हें आप कहते हैं पॉप्स, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, इन्हें कहते हैं पॉप्स, इन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है दुनिया का पहला वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन था, जिसने पर्यावरण संरक्षण को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर रखा। तो यहाँ पर जरूरी बात है कि इसने पर्यावरण संरक्षण की बात की स्टॉकहोम सम्मेलन ने, जबकि स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 की अगर हम बात करें
तो इसने पॉप्स पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये, और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है जो खतरनाक रसायनों से निपटने के लिए बनाई गई है। 2001 में से अपनाया गया और 17 मई 2004 से ये प्रभावी है। तो हमने स्टॉकहोम कन्वेंशन को समझा यहाँ पर, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस हैं। अब हम डिटेल में इसको समझेंगे। तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 क्या है? दुनिया का पहला वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन था जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इसका आयोजन जो है 5 से 16 जून 1972 के बीच स्वीडन के अंतर्गत होता है। और इसकी थीम क्या थी, विषय क्या था? तो इसका विषय था केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। कई बार एग्जाम में इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप ओनली वन अर्थ को भी याद रखना। अब स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं? तो इसके अंतर्गत यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना होती है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाने का जो डिसीजन है वो इसी के अंतर्गत लिया जाता है। तो हम हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इस स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान इंदिरा गांधी का संबोधन आता है जिसमें वो क्या कहती हैं कि गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक है। क्या सबसे बड़ा प्रदूषक है? गरीबी। स्टॉकहोम घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया जाता है जिसमें 26 सिद्धांतों को अपनाया गया जिन्हें पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत ये 1, 2, 3, 4 उपलब्धियां रही हैं। कई बार इसका नाम यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972 के तहत भी आ जाता है। इसका विषय क्या था? ओनली वन अर्थ। हमने अभी रामसर कन्वेंशन समझा, अब हमने स्टॉकहोम सम्मेलन समझा जो कि आयोजन हुआ था स्वीडन के अंतर्गत 1972 में। रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। अब हम आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर है आपका साइट्स, जो 1973 में कन्वेंशन आता है। ये द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पाइसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा, ये इसकी फुल फॉर्म है साइट्स की। ये सुनिश्चित करना है, इसका काम क्या है? यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों की प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व के लिए खतरा न बने। जैसे कि कुछ जंगली जानवर होते हैं, कुछ पौधों की प्रजातियां होती हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करते हैं कुछ लोग। तो ऐसी तस्करी को रोकने के लिए ये साइट्स 1973 हुआ जिससे कि इनको संरक्षित किया जा सके। इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं क्योंकि 1973 में वहीं पर इसमें दस्तखत हुए थे, मतलब हस्ताक्षर हुए थे। सदस्य देशों पर यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है। भारत 1976 में साइट्स का सदस्य बन गया था। साइट्स का सम्मेलन कब हुआ? तो 1973 में। भारत कब सदस्य बना? 1976 में। अब ये जो साइट्स पर सिग्नेचर हुए कहाँ पर? वॉशिंगटन में। ये सिग्नेचर होने की याद में हर साल 3 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? मुझे कमेंट में बताइए। अब इंडिया में साइट्स के जो नियम हैं उनको लागू करने का जिम्मा किस संस्था का है? तो WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये संस्था है। भारत में साइट्स के नियमों को लागू करने का जिम्मा इसी का है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है आपका दिल्ली के अंतर्गत। तो ये आपका साइट्स 1973 है। अगर आप इसको इमेज के माध्यम से समझना चाहें तो इस इमेज में बहुत सारी डिटेल्स हैं जिन्हें आप इजीली समझ सकते हैं। तो ये किसको प्रोटेक्ट करता है? जंगली जानवरों जैसे कि हाथी, चीता, गेंडे और पौधों की प्रजातियां, इन सभी को ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रोटेक्ट करता है कि उनके अस्तित्व के लिए खतरा ना हो। अब यहाँ पर साइट्स के पास में 3 सूचियाँ हैं, 3 अपेंडेक्स हैं। इन सूचियों में जानवरों और पौधों को उनकी उत्पत्ति, उनकी स्थिति के हिसाब से रखा जाता है, जानवरों और पौधों को। तो ये पहली सूची है, ये सबसे सख्त है। इसमें ऐसी प्रजातियां होती हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं और इनका व्यापार पूरी तरीके से बैन होता है। केवल रिसर्च या एजुकेशन के लिए विशेष अनुमति दी जा सकती है। जैसे उदाहरण देखें तो बाघ, एशियाई हाथी, ये पहली सूची के अंतर्गत आते हैं। दूसरी सूची जो है इसमें मध्यम शक्ति है। इसके अंतर्गत ऐसी प्रजातियां जो अभी खतरे में नहीं हैं लेकिन बिना नियंत्रण व्यापार से खत्म हो सकती हैं। इनके व्यापार के लिए एक्सपोर्ट परमिट ज़रूरी होता है, जैसे अमेरिकी मगरमच्छ, कुछ खास किस्म की लकड़ियाँ।
अपेंडिक्स 3 है तो इसके अंतर्गत ये सबसे कम सख्त है कि जब कोई देश अपनी स्थानीय प्रजाति की सुरक्षा के लिए दूसरे देशों से मदद चाहता है तो वो अपेंडिक्स 3 के अंतर्गत आते हैं। इसमें होता क्या है कि व्यापार पर नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लिया जाता है। देश विशेष द्वारा सूचीबद्ध जो प्रजातियां हैं वो अपेंडिक्स 3 के अंतर्गत रखी जाती हैं। अब चौथे नंबर पर है वियना कन्वेंशन 1985। तो वियना कन्वेंशन जो है 1985 में आता है। इसके बाद ओजोन परत को लेकर एक और जो सम्मेलन होता है वो भी आता है, उसे समझेंगे। तो सबसे पहले जो है वियना कन्वेंशन 1985 आता है। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए की गई पहली एक वैश्विक रूपरेखा थी, मतलब ये एक फ्रेमवर्क था जो ओजोन परत की सुरक्षा के लिए किया गया था और ये अपने आप में पहला ऐसा कदम था। 1985 में दुनिया के देशों ने पहली बार माना कि इंसानी गतिविधियों से ओजोन परत जो है वो पतली हो रही है और इसे बचाना ज़रूरी है। यह कोई सख्त पाबंदी लगाने वाली संधि नहीं थी बल्कि सहयोग और रिसर्च का वादा था। ओजोन परत क्या है कि सूर्य से जो आने वाली हानिकारक किरणें हैं उनको हम तक आने से ये परत रोकती है। इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे वियना कन्वेंशन पर? तो 22 मार्च 1985 को हुए थे। प्रभावी कब से हुआ ये? तो 22 सितंबर 1988 से ये प्रभावी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या के अंतर्गत पड़ता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के ये सचिवालय के द्वारा प्रबंधित होता है। अब एक होता है इसी ओजोन परत से संबंधित प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। अभी हमने वियना कन्वेंशन पढ़ा था जो कि एक फ्रेमवर्क था, लेकिन ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये नियम कायदे कानून बना दिए गए थे इसमें। यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों जैसे CFCs को धीरे धीरे खत्म करने के लिए की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो CFC को खत्म करने के लिए इसमें बात की गई थी। इसमें हस्ताक्षर कब हुए थे? 16 सितंबर 1987 को। 16 सितंबर 1987। स्थान था मॉन्ट्रियल, कनाडा। प्रभावी कब से हुआ ये? 1 जनवरी 1989 से ये प्रभावी हुआ। लक्ष्य क्या था? ओजोन परत की रक्षा करना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या था? ओजोन परत की रक्षा। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले पढ़ा था हमने वियना कन्वेंशन। तो ये भी ओजोन परत की सुरक्षा से ही संबंधित है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी, केन्या के अंतर्गत UNEP के भीतर ही इसका मौजूद है। विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे 1987 के अंतर्गत। भारत की स्थिति अगर देखें तो भारत जो है 1992 में इसका सदस्य बना था। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल से समझना चाहते हैं तो यहाँ पर इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि सूर्य की जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको आने से रोकती है आपकी ओजोन परत। और ओजोन परत को नुकसान किससे पहुँच रहा है? जैसे आपका फ्रिज हुआ, AC हुआ, इन सब से ओजोन परत को नुकसान पहुँच रहा है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब बात करेंगे हम वियना और मॉन्ट्रियल जो अभी आपने पढ़े थे, इनमें बेसिक अंतर क्या है। तो ये कब हुआ था? 1985 में। ये कब हुआ था? 1987 में। तो वियना कन्वेंशन एक तरीके से फ्रेमवर्क था, ओजोन परत को ध्यान में रखा था कि भाई इसके नुकसान हो रहे हैं, ओजोन परत कम होती जा रही है। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इस समस्या के समाधान के लिए CFC जैसी जो गैसें हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और ये एक कानूनी प्रोटोकॉल है, जबकि वियना कन्वेंशन जो है एक फ्रेमवर्क के रूप में मौजूद है। और ये दोनों ही क्या है? ओजोन परत से संबंधित हैं। 6वें नंबर पर है ब्रुंटलैंड रिपोर्ट 1987। 1987 में ये रिपोर्ट आती है और जिसमें पहली बार दुनिया को चेताया कि अगर हम इसी तरह संसाधनों का इस्तेमाल करते रहे तो भविष्य की पीढ़ी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। और इसने सतत विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे सटीक परिभाषा प्रदान की। किसने प्रदान की? ब्रुंटलैंड रिपोर्ट ने सतत विकास की परिभाषा प्रदान की। ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब ये परिभाषा क्या थी? ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करे कि आने वाली पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता के साथ कोई समझौता ना हो। अब ये जो रिपोर्ट है 1987 में जो जारी की गई, ये किस शीर्षक से जारी की गई? तो इसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर, मतलब हमारा साझा भविष्य। इसे जारी किसने किया? विश्व पर्यावरण और विकास आयोग, WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसने इसको जारी किया था।
इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री थी ग्रो हरलेम ब्रुंटलैंड। ग्रो हरलेम ब्रुंटलैंड, इन्हीं के नाम पर ब्रुंटलैंड रिपोर्ट रखा गया है इसका नाम। इसी रिपोर्ट की सिफारिशों के कारण 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है, जिसे आप कहते हैं अर्थ समिट। 1992 में अर्थ समिट होती है इस रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद। इस रिपोर्ट में विकास के 3 मुख्य आधार बताए गए: आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण। तो ये विकास के 3 मुख्य आधार बताए। अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु समझ लेते हैं, जैसे सतत विकास लक्ष्य। तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में एजेंडा 2030 को अपनाया। एजेंडा 2030 क्या है अभी समझेंगे। इसके तहत इन्होंने 17 लक्ष्य निर्धारित किए। वो 17 लक्ष्य आपके ये हैं, इन्हें आप याद कर लेना। सीक्वेंस से कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि पहला लक्ष्य कौन सा था, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, इस तरीके से प्रश्न आ जाते हैं, तो आप इनको याद कर लेना। जूम करके आप इसको आसानी से देख सकते हैं। सतत विकास लक्ष्य जो है सितंबर 2015 में यूएन की महासभा की 70वीं वर्षगांठ पर लाए गए थे और इसमें लक्ष्य रखा गया कि 2016 से 2030 तक, मतलब 15 साल तक हम इन 17 लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे और 169 विशिष्ट उद्देश्य थे, टारगेट्स थे, उनको भी हासिल करेंगे। और इसने किसकी जगह ली? इससे पहले एमडीजी हुआ करते थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इनकी जगह सतत विकास लक्ष्य ने ली थी। सतत विकास की परिभाषा किसने दी? ब्रुंटलैंड रिपोर्ट ने। ब्रुंटलैंड रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992 में रियो डी जेनेरियो के अंतर्गत। लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो है बेसल कन्वेंशन। हम लोग इसको छोड़ देते हैं। बेसल कन्वेंशन 1989 के अंतर्गत होता है। यह कन्वेंशन इसलिए लाया गया ताकि अमीर और विकसित देश जो हैं अपना जहरीला और ख़तरनाक कचरा गरीब या विकासशील देशों की ओर न फेंक पाएँ। इसका पूरा नाम क्या है? खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार संचलन के नियंत्रण और उनके निपटान पर बेसिक कन्वेंशन। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? बेसिक कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्टेज एंड देयर डिस्पोजल। अब इस बेसल कन्वेंशन पर हस्ताक्षर होते हैं आपके 22 मई 1989 को बेसल के अंतर्गत। बेसल क्या है? स्विट्जरलैंड में एक स्थान का नाम है बेसल। 22 मार्च 1989 को इस पर हस्ताक्षर होते हैं और 5 मई 1992 से ये लागू हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत है। भारत की बात करें तो भारत जो है इसका सदस्य है और 1992 में ही इसने इसकी पुष्टि कर दी थी कि भाई हम इसके सदस्य हैं। अब यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन आता है कि क्या रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है वो बेसल कन्वेंशन के अंतर्गत आता है? तो बेसल कन्वेंशन के दायरे में आपका ये जो रेडियो एक्टिव वेस्टेज हैं ये आते नहीं हैं। लेकिन बात करें क्या ई वेस्ट इसके अंतर्गत आता है, तो ई वेस्ट या कहें ई कचरा बेसल कन्वेंशन के अंतर्गत आ जाता है। 8वें नंबर पर है पृथ्वी सम्मेलन 1992। पृथ्वी सम्मेलन किसकी सिफारिशों के बाद हुआ? तो ब्रुंटलैंड रिपोर्ट के बाद ये पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992 में। आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना, सतत विकास, इसका सीधा संबंध 1987 की ब्रुंटलैंड रिपोर्ट से है और उसी रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के लिए ये ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ। कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो एक जगह पड़ती है ब्राज़ील के अंतर्गत। 3 से 14 जून 1992 को पृथ्वी सम्मेलन 1992 में होता है। इसका आधिकारिक नाम क्या है? तो UNCED, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अब ये जो है सम्मेलन 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के मौके पर मनाया गया था, मतलब आयोजित किया गया था। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हम पढ़ चुके हैं पहले। स्टॉकहोम सम्मेलन दुनिया का पहला वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन था। इसमें हमने देखा था कि 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, तो वो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के तहत ही की गई थी। अब उसी स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के मौके पर पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया जाता है 1992 में और ये ब्रुंटलैंड रिपोर्ट की सिफारिश के बाद ये आयोजित किया जाता है। इसमें लगभग 172 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं। तो ये आपकी अर्थ समिट है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इसको जूम करके समझ सकते हैं।
पृथ्वी सम्मेलन से कुछ 5 महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। वो परिणाम क्या है? यहाँ पर एजेंडा 21, ये 21वीं सदी में सतत विकास हासिल करने के लिए विस्तृत और गैर बाध्यकारी कार्य योजना है। यहीं से निकलता है रियो घोषणा पत्र। इसमें सतत विकास के लिए 27 सिद्धांत तय किए गए थे। UNFCCC जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पहली वैश्विक संधि थी, जिसे आगे चलकर क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता निकले। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, पेरिस समझौता क्या है, आगे हम समझेंगे। जैव विविधता संधि CBD, इसे भी आगे समझेंगे। प्रजातियों और उनके आवासों को बचाने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता। वन सिद्धांत, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, वनों के सतत प्रबंधन के लिए पहली वैश्विक सहमति बनी थी यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत। तो पृथ्वी सम्मेलन में ये 5 चीज़ें महत्वपूर्ण हुई थी। और अब आ जाता है आपका CBD 1992। ये पृथ्वी सम्मेलन से ही निकला एक परिणाम है। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यह पृथ्वी सम्मेलन 1992 से निकली एक ऐतिहासिक संधि है। इसका मुख्य काम दुनिया के जीव जंतुओं और वनस्पतियों को बचाना है और उनसे होने वाले फायदों को सभी के बीच बराबर बांटना है। CBD 1992, इसकी स्थापना होती है 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंतर्गत और प्रभावी हुआ था 29 दिसंबर 1993 से। अब इसकी प्रकृति कैसी है? तो ये कानूनी रूप से सभी के लिए बाध्यकारी है। और भारत की स्थिति की बात करें तो भारत इसका सदस्य है और इसी संधि के आधार पर भारत ने अपना जैव विविधता अधिनियम सन 2000 को बनाया था। CBD में क्या कहा गया? संरक्षण की बात की गई, जैव विविधता को बचाएंगे। सतत उपयोग की बात की गई, संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि वो ख़त्म ना हो। लाभ के साझाकरण की बात की गई कि जैविक संसाधनों से होने वाले लाभों को उन इलाकों के लोगों को भी फ़ायदा देंगे जहाँ से उनको हमने लिया है, मतलब जहाँ से वो संसाधन हमने प्राप्त किए हैं उस एरिया के लोगों को भी हम लाभ प्रदान करेंगे। तो ये CBD के अंतर्गत कुछ चीज़ें कही गई और ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंतर्गत जो सम्मेलन हुआ उसी का एक परिणाम है। अब आगे CBD के बारे में थोड़ा और समझते हैं। CBD के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2 अलग अलग समझौते और किए गए। पहला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो 2000 के अंतर्गत होता है और नगोया प्रोटोकॉल जो है 2010 में होता है। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है सन 2000 में होता है, जो बायोसेफ्टी पर है, बायोसेफ्टी पर आधारित है और इसका काम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं जिनका जीन चेंज कर दिया जाता है, उन फसलों से होने वाले खतरों को रोकना है और ये लागू होता है सितंबर 2003 में। कार्टाजेना प्रोटोकॉल सन 2000 में आया और लागू होता है सितंबर 2003 में। 2010 में नागोया में जैव विविधता बचाने के लिए 20 लक्ष्य रखे गए थे जिन्हें ऐची लक्ष्य कहा जाता है। अब हम नागोया प्रोटोकॉल को समझते हैं। यह एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग पर आधारित है, यानी संसाधनों तक पहुंच और उनसे होने वाले फायदे का सही बंटवारा। तो नागोया प्रोटोकॉल और कार्टाजेना प्रोटोकॉल दोनों ही CBD से संबंधित हैं। CBD के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इनको लाया गया था। एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क जो 2022 में आता है। ये लेटेस्ट अपडेट है। इसमें 2030 तक दुनिया की 30% ज़मीन और 30% समुद्र, 30% ज़मीन और 30% समुद्र को संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे 30x30 टारगेट भी कहा जाता है। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को समझा। अब हम बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल की। ये 1997 में लाया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका मुख्य काम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए किसकी बात करता है कि भैया ग्रीन हाउस गैसों को कम करो। और ये दुनिया का पहला समझौता था जिसने विकसित देशों के लिए उत्सर्जन कम करना कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया था। अब इस पर हस्ताक्षर कब होते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर। तो 11 दिसंबर 1997 जापान के अंतर्गत जगह पड़ती है क्योटो, वहाँ पर इस पर सिग्नेचर होते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि जहाँ इस पर हस्ताक्षर हुए थे उस स्थान का नाम है क्योटो। लागू कब से होता है? तो 16 फरवरी 2005 से ये लागू हो जाता है जब रूस इसमें शामिल हो जाता है। इसका आधार क्या है? तो यह UNFCCC के सिद्धांतों पर आधारित है।
भारत की स्थिति की बात करें तो भारत ने सन 2002 में इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल है जो ग्रीन हाउस गैसों को कम करने की बात करता है और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की बात करता है। जैसे कि ये इधर आप देखोगे चिमनी, भट्टी, धुआं, ये सब चीज़ें, इसकी बजाय क्या करता है ये कहता है कि भाई ऐसा ग्रीन ग्रीन दिखना चाहिए। ये सब इससे ग्रीन हाउस जो इफेक्ट हो रहे हैं ये सब ख़त्म करने हैं हमको और अपनी दुनिया को इस तरीके से बनाना है। अब ये जो प्रोटोकॉल है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, इसके अंतर्गत 6 ग्रीन हाउस गैसों को कम करने की बात की गई। वो ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs और परफ्लोरोकार्बन PFCs और सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। ये 6 ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनको कम करने की बात की क्योटो प्रोटोकॉल ने और ये क्योटो जापान के अंतर्गत आयोजित हुआ था। एक यहाँ पर लेटेस्ट है किगाली संशोधन, जो हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, उनमें से एक किगाली संशोधन भी है जो हम लोग ये प्रोटोकॉल पढ़ते समय नहीं समझते हैं। किगाली संशोधन जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का 8वां संशोधन है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आपको ऊपर समझा चुका हूँ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का 8वां संशोधन किगाली संशोधन है जो 2016 में आता है। इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 16 अक्टूबर सन 2016 को किगाली, रवांडा के अंतर्गत ये जगह पड़ती है, वहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं। और ये प्रभावी कब से हुआ? तो 1 जनवरी 2019 से किगाली संशोधन प्रभावी है। इसका लक्ष्य क्या है कि 2040 के दशक के अंत तक जो HFCs हैं उसके उत्पादन और खपत में हम 80 से 85% की कमी ले आएंगे। अब HFCs क्या होते हैं? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इसे कहते हैं। मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसें हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर और फोम इंसुलेशन में कूलेंट के रूप में किया जाता है। तो ये क्या है आपके? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। किगाली संशोधन जो है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए है। भारत ने 27 सितंबर 2021 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन की औपचारिक रूप से पुष्टि की और भारत का लक्ष्य क्या रखा गया यहाँ पर कि 2047 तक हम HFCs के इस्तेमाल में 80% तक की कमी ले आएंगे। तो ये आपका किगाली संशोधन 2016 है। अब यहाँ पर इस चीज़ को स्पष्ट कर लेना कि किगाली संशोधन जो है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए है, जबकि मॉन्ट्रियल के अंतर्गत ही 8वां संशोधन है। मॉन्ट्रियल किससे संबंधित था? ओजोन लेयर की सुरक्षा से संबंधित था। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में किगाली संशोधन पूछा जाता है तो अब आप क्या करेंगे कि जलवायु परिवर्तन लगाएंगे वहाँ पर ऑप्शन में। अब हम बात करेंगे हमारे लेटेस्ट पेरिस समझौता 2015 की। 2015 में अपनाया गया यह एक ऐतिहासिक समझौता है जिसका मुख्य लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। इसमें दुनिया के लगभग सभी देशों ने कसम खाई कि वे धरती के टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे और इससे भी ज़्यादा कोशिश करेंगे तो 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। और ये कब अपनाया गया था? तो 12 दिसंबर 2015 को COP21 के दौरान पेरिस समझौता 2015 को अपनाया गया था। लागू हुआ कब से ये? तो 4 नवंबर 2016 से ये लागू हो जाता है और इस पर 195 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए। इसकी प्रकृति कैसी है? तो ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लीगली बाइंडिंग है, लेकिन इसके लक्ष्यों को पूरा करना देशों की स्वैच्छिक इच्छा पर निर्भर है। मतलब स्वैच्छिक है कि देश इसके लक्ष्यों को पूरा करें। इसमें मुख्य लक्ष्य क्या रखे गए? तापमान पर लगाम, नेट जीरो, जलवायु वित्त। अब ये क्या चीज़ें समझिए। तापमान पर लगाम मतलब वैश्विक औसत टेम्परेचर वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना। मतलब 2 से लेकर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम ले आएंगे, ये कह रहे हैं पेरिस समझौते के अंतर्गत। नेट जीरो की बात की कि इस सदी के मध्य तक मतलब 2050 तक दुनिया को कार्बन न्यूट्रल बना देंगे। जलवायु वित्त, क्लाइमेट फाइनेंस, विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को सालाना $100 अरब की मदद देना ताकि वे सभी स्वच्छ ऊर्जा सोलर विंड अपना सकें। तो यहाँ पर $100 अरब की मदद की बात की गई है कि विकसित देश जो हैं विकासशील देशों को ये देंगे। तो ये आपका पेरिस एग्रीमेंट है जिसके कोर गोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप इसको जूम करके देख सकते हैं। तो बात की जा रही है 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लाने की। पहले तो तुमने पूरी दुनिया में धूम धड़ाके मचाए, अब कह रहे हैं कि टेम्परेचर
हम कम करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर पेरिस समझौता 2015 के अंतर्गत भारत ने अपने क्या लक्ष्य रखे, तो 2070 तक कह रहे हैं कि नेट ज़ीरो प्राप्त कर लेंगे। 2030 तक हम अपनी अर्थव्यवस्था की जो कार्बन इंटेंसिटी है उसको 45% तक कम कर देंगे और 2030 तक अपनी बिजली बिल क्षमता का 50% हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन से बनाने लगेंगे। तो ये भारत के वर्तमान लक्ष्य हैं पेरिस समझौता 2015 के अंतर्गत। अब हम जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 को समझेंगे। तो ये मैंने आखिरी में रखा है क्योंकि ये हमारे आज़ादी से पहले का है। और जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो युद्ध के दौरान जो रासायनिक, केमिकल और बायोलॉजिकल जो वीपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, उनके इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक लगाती है। यह प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता के बाद लाया गया था, क्योंकि बाद में ऐसा कभी ना हो जिसमें केमिकल और बायोलॉजिकल वीपन्स का यूज़ किया जाए। इसके लिए जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 लाया गया। इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो 17 जून 1925 को इस पर हस्ताक्षर होते हैं। और लागू कब हुआ, 8 फरवरी 1928 को जेनेवा प्रोटोकॉल लागू होता है। भारत की स्थिति क्या है इसमें, तो भारत ने जो है 1930 में इस पर हस्ताक्षर किए और 1950 में इसकी पुष्टि भी की। ये प्रोटोकॉल जो है मुख्य रूप से दो चीज़ों पर प्रतिबंध लगाता है। एक है रासायनिक हथियार और दूसरा है जैविक हथियार। रासायनिक हथियार के अंतर्गत क्या आती हैं कि दम घोंटने वाली जहरीली और अन्य गैसें छोड़ दी जैसे युद्ध में, और कई तरीके के केमिकल छोड़ दिए, लोग पिघल के ही मर गए। तो ये केमिकल हथियारों का यूज़ नहीं होगा। बायोलॉजिकल वीपन्स का, जैसे बैक्टीरिया की बीमारी छोड़ दी किसी कंट्री में, कीटाणु छोड़ दिए, रोगाणु छोड़ दिए, ये सब क्या है, जैविक हथियार हैं। तो इन सभी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा युद्ध के दौरान। यह केवल इन हथियारों के उपयोग पर रोक लगाता है और उनके उत्पादन या भंडारण पर नहीं। मतलब जेनेवा प्रोटोकॉल जो है इन हथियारों के, रासायनिक हथियार और जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, उनके उत्पादन या भंडारण पर यह प्रतिबंध नहीं लगाता है। तो जेनेवा प्रोटोकॉल में बैंड केमिकल वीपन और बैंड बायोलॉजिकल वीपन्स। तो इस इमेज के माध्यम से आप अच्छे से समझिए। एक यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 और जेनेवा कन्वेंशन 1949, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जेनेवा प्रोटोकॉल मैंने अभी बताया ये 1925 में आता है और जेनेवा कन्वेंशन जो है 1949 में आता है। तो जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 संबंधित है रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है ये। और जेनेवा कन्वेंशन जो है कि युद्ध के दौरान जो युद्धबंदी हैं, जो घायल हैं, उनकी सुरक्षा की बात करता है। ये हमने पढ़ लिया है जेनेवा प्रोटोकॉल को। अब यहाँ पर हम जेनेवा कन्वेंशन को समझ लेते हैं। जेनेवा कन्वेंशन का मुख्य विषय है कि युद्ध के दौरान जो घायल, बीमार, युद्धबंदी हैं, नागरिक हैं, और उनकी सुरक्षा की बात करता है और उनके साथ युद्ध के दौरान मानवीय व्यवहार किया जाएगा और मानवीय अधिकारों की रक्षा की जाएगी। तो इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 जो है रासायनिक एवं जैविक हथियारों पर रोक लगाता है। जेनेवा कन्वेंशन कहता है कि युद्ध के दौरान जो युद्धबंदी हैं, घायल हैं, सैनिक हैं, उन सभी की सुरक्षा की बात करता है, मानवता की बात करता है। अब बात करेंगे ADRI, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो है इंडिया का है। तो ये पटना में स्थित एक थिंक टैंक है और एक शोध संस्थान है जो मुख्य रूप से बिहार के सामाजिक और विकास और सरकारी नीतियों पर काम करता है। इसकी स्थापना 1991 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर सेबाल गुप्ता, इन्होंने की थी। इनको मरणोपरांत 2022 में पद्म श्री से भी नवाजा गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है ADRI का, तो पटना के अंतर्गत, जो बिहार में पटना पड़ता है, जो उसकी राजधानी है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। उद्देश्य क्या है कि बिहार जैसे पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक विज्ञान और आर्थिक नीतियों पर उच्च स्तरीय रिसर्च करना। तो ये आपका एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अब बारी आती है इन सभी को रिवाइज करने की। तो रिवाइज हम शॉर्ट में एक टेबल के माध्यम से याद करेंगे कि हमने सबसे पहले 1971 में समझा रामसर कन्वेंशन को, जो आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है, और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 1972 में होता है आपका स्टॉकहोम सम्मेलन, जो मानव पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन था। मानव पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन था। तो जब पर्यावरण खराब हो तो क्या होता है, स्थिति बदतर हो जाती है। तो जब स्थिति बदतर होती है, कई बार जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पर या अभी
जब गैस का इशू आया तो हमने क्या किया, स्टॉक करने लगे क्योंकि स्थिति बदतर थी। तो जब स्टॉक कब करेंगे हम, जब चीज़ें खराब हों। चीज़ें कब खराब होती हैं, पर्यावरण जब खराब होता है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 मतलब 72, रामसर कन्वेंशन 1971, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, और 1973 में साइट्स होता है वाशिंगटन कन्वेंशन जिसे कहते हैं, जो लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर रोक लगाता है। मैंने इसकी 3 आपको सूचियां भी बताई थी, अपेंडिक्स। और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं। 1985 में होता है वियना कन्वेंशन, जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक फ्रेमवर्क है, मतलब ये एक रूपरेखा थी। उसके बाद 2 साल बाद ही क्या होता है, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, जो ओजोन परत के नुकसान पहुंचाने वाले CFC पर रोक लगाता है और दुनिया का सबसे सफल समझौता माना जाता है। इसे 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। 1987 में ही रिपोर्ट आती है, ब्रुंटलैंड रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इसने अवधारणा दी और इसका शीर्षक क्या था, हमारा साझा भविष्य, अवर कॉमन फ्यूचर। बेसल जो आपका ब्रुंटलैंड रिपोर्ट है, इसने ही सिफारिश की थी। उसके आधार पर क्या होता है, रियो में एक बैठक होती है जिसे आप कहते हैं पृथ्वी समिट 1992 में। इससे पहले क्या होता है, 1989 में बेसल कन्वेंशन होता है, जो खतरनाक कचरे के सीमा पार व्यापार पर नियंत्रण लगाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या इसमें रेडियोधर्मी जो कचरा है वो शामिल है, तो बेसल कन्वेंशन के अंतर्गत रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है वो शामिल नहीं है, हालांकि ई वेस्ट इसमें शामिल है। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील के अंतर्गत। सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य था। यहीं से एजेंडा 21, UNFCCC और CBD निकले थे। 1992 में ही CBD होता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान ही, जो जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण की बात करता है। और भारत ने भी इसके बाद भारत का जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 पारित किया था, जो इसी पर आधारित है। 1997 में आता है क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात करता है। सन 2000 में आता है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जो कि बायोसेफ्टी की बात करता है। और ये जो है CBD के अंतर्गत एक पूरक समझौता के रूप में हमने समझा था। जब हमने CBD समझा तब हमने कार्टाजोना समझा था और एक था नागोया, इन दोनों को समझौता। तो ये हमने 2 समझे थे उसमें। कार्टाजेना जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं उनसे किसी को खतरा ना हो, तो इसकी बात की गई थी इसमें। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में हमने स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ये समझा था, उसी के साथ में ही हमने स्टॉकहोम कन्वेंशन भी समझा, जो स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पॉप्स पर रोक लगाने की बात करता है। एक नगोया प्रोटोकॉल जो है जैव संसाधनों के लाभों का समान बंटवारा की बात करता है। एक मीनामाता कन्वेंशन जो है हमने पढ़ा नहीं है, जो 2013 में होता है, ये बात करता है पारे के, जो किसे कहते हैं, मरकरी के दुष्प्रभावों से सुरक्षा। और इसका नाम जो है जापान के मीनामाता शहर के नाम पर पड़ा है, मीनामाता कन्वेंशन 2013। पेरिस समझौता 2015 अभी हमने पढ़ा, ये कहता है कि तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम सीमित कर लेंगे। इसमें कुछ इन्होंने लक्ष्य भी रखे थे। क्योटो की इसने जगह ली और NDC का मुख्य आधार। 2016 में होता है किगाली संशोधन। किगाली संशोधन में HFCs को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की बात की जाती है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये कौन सा संशोधन था किगाली, तो ये 8वां संशोधन था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन परत से संबंधित था। हमें लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप यहाँ तक अगर मेरे साथ बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं चाहते कि आपका 1 नंबर भी जाए, क्योंकि आप यहाँ तक बने हुए हो। आपका जो सब्र है, आपका जो पेशेंस है, यही आपके एग्ज़ाम के सिलेक्शन के लिए चाहिए। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलना, क्योंकि हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है कि हम आपको शो नहीं करें यूट्यूब पर। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।